नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर की क्लास में। तो आज घटनासार सीरीज में हम लोगों की क्लास नंबर 9 है। पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, बहुत ही काम आ गया था, बिजी हो गया था मैं। तो आर ओ पीसीएस के लिए करंट अफेयर की क्लास, आप सबको पता है आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है और पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 तारीख को है, 17 मार्च को। ठीक है, तो उसके लिए करंट अफेयर अभी से कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक वाइज कंटेंट में इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से। तो देखेंगे पहला क्या है कि यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझीकोड और ग्वालियर शामिल है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए कि यूनेस्को का सृजनात्मक शहर नेटवर्क आया है, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कोझीकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। ठीक है ना, कोझीकोड कहाँ का है सबको पता है, केरल का है। कोझीकोड केरल का बता रहा है और ग्वालियर कहाँ है, तो ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है कि यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम सूची में, मतलब अक्टूबर 2023 में यूनेस्को की सूची जारी हुई है जिसमें केरल के कोझीकोड को साहित्यिक शहर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि केरल के जो कोझीकोड है इसको क्या साहित्यिक शहर, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर को संगीत का शहर। भाई संगीत का शहर, तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन की कब्र कहाँ पे है, ग्वालियर में ही है। तो इसी से आप याद कर सकते हो, संगीत का शहर ग्वालियर को और साहित्यिक शहर कोझीकोड केरल को स्थान दिया गया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है कि विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर पर यूनेस्को को महानिदेशक, यूनेस्को के जो महानिदेशक है वो आंड्रे ओजोल, याद रखना यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, यूनेस्को के आंड्रे ओजोल, नाम याद रखना। 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है, 55 शहरों को। ये इतना डेटा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंड्रे ओजोल, ये आपका आ सकता है स्टैटिक पोर्शन में। यूनेस्को का सिटीज़ नेटवर्क 7 श्रेणियों में वर्गीकृत शहरों का नेटवर्क है। इसमें शिल्प, लोक कला में डिज़ाइन, फिल्म, साहित्य, मीडिया, कला, संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो जैसे संगीत के लिए ग्वालियर को चुना गया है, साहित्य के लिए या साहित्यिक क्षेत्र के लिए कोझीकोड को चुना गया है। ठीक, उसके बाद कोझीकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में शामिल होने के बाद भारत के शहरों की संख्या 8 हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया यूनेस्को में क्रिएटिव शहर, भारत के क्रिएटिव शहर में भारत के कितने शहर हैं, ऐसे कितने शहर हैं, तो 8 हैं। पहले कितने थे, 6 हैं, पहले 6 थे, अब 8 हो गए हैं। तो कोझीकोड ग्वालियर जुड़ गया है हाल ही में, तो इस वजह से 8 हो गए हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, नामित शहरों का चयन उनके विकास कार्यनीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे। वैश्विक स्तर पर जिन 53 अन्य रचनात्मक शहरों को सूची में शामिल किया गया है उनमें प्रमुख बुखारा, कैसाब्लांका, चोंगकिंग, काठमांडू, रियो डी जेनेरियो, उलान बटोर। ठीक है ना, तो ये अलग अलग शहर हैं, मतलब मीडिया के क्षेत्र में, डिज़ाइन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन जो भारत का है कोझीकोड और ग्वालियर है। ठीक, उसके बाद है नए नामित क्रिएटिव शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में प्रस्तावित UCCN वार्षिक सम्मेलन। अब क्या कह रहा है आगे, वार्षिक सम्मेलन जो हुआ जुलाई, कब होता है, तो 1 से 5 जुलाई 2024 में, अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। ठीक है ना, विषय, मतलब ये विषय है, अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना, विषय के तहत भाग लेने में आमंत्रित किया गया है। यूनेस्को के इस नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों, 350 शहर शामिल हैं, मतलब 100 से अधिक देश और 350 शहर शामिल हैं। ठीक, तो अब अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाघ अभयारण्य से तो हर बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में शामिल है, मध्य प्रदेश के दामोह। अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का दामोह है उस पर क्या किया गया है कि बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब मध्य प्रदेश का तो बड़ा है ही, लेकिन पूरे भारत का सबसे बड़ा है बाघ अभयारण्य दामोह। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। मतलब आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तो दामोह मध्य प्रदेश में है। ठीक, केंद्र सरकार ने नोरादही अभयारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। अब यह देश का 54वां बाघ अभयारण्य होगा। तो हालांकि पहले से चर्चा थी 54वां,
ठीक है ना। 53वां क्या बना था, उत्तर प्रदेश रानीपुर बना था, चित्रकूट वाला क्षेत्र है। 54वां मध्य प्रदेश दामोह, ठीक। दुर्गावती अभ्यारण्य को जोड़ दिया गया, नोरादेही अभ्यारण्य को जोड़ दिया गया। तो इसी वजह से अब ये क्या है, 54वां बाघ अभ्यारण्य बनना है, ठीक। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है कि इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार सागरा, दामोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य होगा। मतलब मध्य प्रदेश राज्य का 7वां है, अब पूरे देश का कितना है, 54वें नंबर का है, ठीक है। पूरा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद क्या है, 54वां हो गया। नए बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए नए सुरक्षा आश्रय प्रदान करेगा, जो वर्तमान में 16 है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बुंदेलखंड का दामोह जिला पिछले इलाकों में शामिल है, पिछले इलाकों में शामिल है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व के बनने के क्षेत्र में पर्यटन का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो वहाँ पर्यटक आएंगे, तो उससे क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, सिंपल से लॉजिक, ठीक। इस वन विभाग फिलहाल अगले 2-3 महीनों के भीतर टाइगर रिजर्व स्थापित करने पर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को याद रखना है 54वां कौन सा है, ठीक। अगला क्या है, नीलगिरी में नीलगिरी तहर के संरक्षण का परियोजना। देखो नीलगिरी तहर, तो तहर संरक्षण परियोजना कहाँ चलाया गया था, तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। तहर संरक्षण परियोजना कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक नीलगिरी पर्वत है, इसी वजह से नीलगिरी तहर कहा जाता है उसे, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। और अगर बोल दिया जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी थोड़ा बेटा है, 2637 मीटर है, ठीक। तो तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के पशु नीलगिरी तहर, बकरी की प्रजाति, मतलब नीलगिरी क्या होता है, तो एक बकरी के तरीके होता है, जानवर होता है बकरी के तरीके, उसका सुरक्षा करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर परियोजना किसने शुरू की है, तमिलनाडु सरकार ने, कब, 12 अक्टूबर 2023 को नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की। स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। पश्चिमी घाट, भाई नीलगिरी पश्चिमी घाट सब लगे हुए हैं ना एक साथ, इसी वजह से नीलगिरी को भौगोलिक ग्रंथि भी कहा जाता है। तो नीलगिरी क्या हो रहा है कि ये बकरी की प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो इसके संरक्षण के लिए परियोजना चलाई जा रही है, कब से, 12 अक्टूबर 2023 से। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो रहा है कि खड़ी चट्टान है, भाई खड़ी चट्टान है कहाँ पे, नीलगिरी पर्वत पे, पश्चिमी घाट पे, वो क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या हो रहा है कि ये नीचे नहीं आती, मतलब ऊपर अगर चढ़ना होता चढ़ती चली जाती, चढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए क्या है, बहुत ही स्पेशल हो गई है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, मात देने के लिए जानी जाती है। अब क्या कह रहा है कि ये देखो कि इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा जाता है, माउंटेन मोनार्क। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, उस परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी के प्रति बेहतर विकसित करना, समझ विकसित करना, नीलगिरी तहर का उसके ऐतिहासिक पर्यावासों में पुनर्वास सुनिश्चित करना। मतलब इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि उसका संरक्षण करना, भैया ये विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने से बचाना है, क्यों बचाना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को मात देती है, तो ये क्या है, स्पेशल हो जाता है ना, इस वजह से। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटी की लुप्त प्रजाति है। नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आर या यूपी पीसीस देने जा रहे हो तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी तहर का उल्लेख किस साहित्य में है, तो संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। और अगर आपको पता हो, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो एक क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि संगम साहित्य में पल्लव वंशों को क्या कहा गया है, संगम साहित्य में जो पल्लव वंश थे उनको क्या कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप आर दे रहे हो तो आपको ये पता होगा, ठीक, बताना ज़रूर। आगे देखें, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन, जब मैंने आपको वन लाइनर कराया था इसमें भी वो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल है थोड़ी सी, वहाँ पे क्या डिटेल नहीं थी, अब यहाँ डिटेल है, क्या है, तो भैया सबसे पहले तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का कहाँ उद्घाटन हुआ, वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन तो पीएम मोदी ने कर दिया, नाम क्या है, स्वरवेद महामंदिर। भाई वाराणसी में है तो मंदिर होगा, ऐसा आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो वाराणसी में मंदिर, नाम क्या है, स्वरवेद, स्वरवेद महामंदिर, ठीक, उद्घाटन किया है
किसने? पीएम मोदी ने। ठीक है, आगे क्या है? यह मंदिर एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, मतलब 7 मंजिला 7 फ्लोर है, जो 3 लाख वर्ग मीट में फैला हुआ है, 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, एक साथ 20,000 लोग। मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4,000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। मंदिर की भव्य नक्काशी की गई है। मंदिर की 7 मंजिलें 7 चक्रों को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया स्वरवेद मंदिर मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। उद्घाटन कहाँ हुआ? वाराणसी में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। कितने मंजिल है? 7 मंजिल। ये 7 मंजिल क्या प्रदर्शित करता है? तो 7 चक्र प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, 7 चक्रों को समर्पित है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो एंशिएंट वाला पार्ट है यहाँ से जोड़ के जरूर पूछेगा, ठीक, याद करना। आगे क्या कह रहा है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, पहला कौन सा है? अंकोर वाट, कंबोडिया। अंकोर वाट का जो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो भैया दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी, इंपॉर्टेंट, अमेरिका में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्स विलेज टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया, मतलब हाल ही में किया गया है। और ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। ठीक, लंबाई चौड़ाई से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, हालांकि पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप लोग। 183 एकड़ में फैला है ये मंदिर। 255 फीट, 345 फीट, 191 फीट ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई है इसकी। ठीक है, उसके बाद भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया अंकोर वाट का है, जो मैंने बताया आपको, जो 500 एकड़ में फैला है। और ये क्या है? ये दूसरे नंबर का है। ठीक, और नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर का है नई दिल्ली में, 100 एकड़ में क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो न्यू जर्सी अमेरिका का याद रखना है, दूसरे नंबर का है। आगे देखेंगे, 17 दिनों के बाद तिलक्यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। अब ये खबर जो है, इसमें क्या था कि उत्तराखंड में सुरंग में 41 लोग फंस गए थे। 41 जो वहाँ मजदूर थे, काम कर रहे थे सिंक्यारा सुरंग में उत्तराखंड में, तो वो फंस गए थे और उनको बड़ी मशक्क़त के बाद 17 दिन लगातार फंसे रहे और बड़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया था। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा इसको। तो अब है क्या ये मामला, ठीक है ना, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी आई थी, ऑस्ट्रेलिया से मशीन आई थी, USA से मशीन आई थी, तो है क्या, देखते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिंक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद सुरंग से 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। NDRF और SDRF, मतलब उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये दोनों टीम लगी रही। सुरंग से बाहर आने के बाद श्रमिकों का साइट पर चिकित्सा पेशेवर द्वारा इलाज किया गया। बचाए गए श्रमिकों को गर्म कपड़े, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया। मतलब इतना याद रखना है, कब फंसे थे, कितने फंसे थे, कब निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सिंक्यारा सुरंग कहाँ? तो यमुनोत्री उत्तरकाशी में सिंक्यारा सुरंग, नाम याद रखना है, सिंक्यारा सुरंग उत्तराखंड में। ठीक, इस बचाव अभियान में रैट होल खनिकों या रैट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई जब अमेरिका की ऑगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई थी। आपको पता होगा कि अमेरिका की मशीन आई थी ऑगर मशीन। क्या होता था ऑगर मशीन में कि अंदर तक जाती थी, मलबा भरती थी, बाहर लाती थी, मलबा फेंक देती थी बाहर, ठीक है ना। वो क्या हो गई थी? मशीन टूट गई थी अमेरिका की। तो हुआ क्या कि रैट हॉल माइनर इसलिए भी चर्चित है, मतलब रैट हॉल माइनर जो थी वो इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रैट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से ये थोड़ा सा फेमस है। हालांकि अपने को इतना नहीं पढ़ना। ये देखिए, सिंक्यारा सुरंग में 60 मीटर के अंदर 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हुए थे। 12 नवंबर, शायद उस दिन दिवाली भी थी, है ना। इन 41 मजदूरों में 15 झारखंड, 8 उत्तर प्रदेश से, 8 उत्तर प्रदेश से। ये हो सकता है शायद आपसे पूछ ले कि भैया 41 मजदूर जो सिंक्यारा सुरंग में फंसे रहे उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने थे? 8 थे। ठीक, अपने को यहाँ थोड़ा सा देखना है
कि मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिक्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया में किसकी भूमिका, देखो यहाँ पे मैं वही चीज़ें करा रहा हूँ, इसमें तो पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे वही चीज़ें करा रहा हूँ जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, है ना, वरना पूरा ही पूरा छपवा दूँ, पूरा छपवाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिस्क की भूमिका इंपॉर्टेंट रही थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अमेरिका की ऑगर मशीन। आईआईएल द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला टीका माबेला लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपका इतना ही पूछा जाना है, ठीक है ना, सिंक्यारा सुरंग वाला। अब देखिए, आईआईएल द्वारा बच्चों के लिए खसरा, क्या, खसरा और रुबेला टीका माबेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, माबेला लॉन्च किया गया। माबेला टीका किसके लिए, खसरा और रुबेला के लिए, बच्चों के लिए है क्या ये। इस लाइव एटेन्यूटेड एमआर वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने विशेष साझेदारी में विकसित किया है, वियतनाम, ठीक। माबेला को तमिलनाडु के उटक मंडल आपने पढ़ा होगा, उतक मंडल है ना, ऊटी में आईआईएल डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एचबीआई के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में ऊटी में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। 25वां समारोह था किसका, एचबीआई का। तो उसके समारोह में माबेला टीका को लॉन्च किया गया, किसके लिए है, तो खसरा और रुबेला बीमारी के लिए है, बच्चों में जो होती है उसके लिए। उसके बाद देखो, यह विश्व स्तर पर लगभग 1 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रुबेला को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। इसने 1998 में भारत का पहला सुरक्षित वेरोसेल रेबीज वैक्सीन अभयरब विकसित किया, क्या हुआ ये, अभयरब, जिसने दर्दनाक तंत्रिका ऊतक टीकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। अभयरब वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वर्तमान में अभयरब है, लेकिन जो रुबेला और खसरा के लिए है वो लॉन्च किया गया है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया, ऊटी में लॉन्च किया गया, एचबीएल के 25वें समारोह के दौरान। उसके बाद अगला क्या है, तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, इंपॉर्टेंट है, तंजानिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, नाम याद रखना है, सामिया सुलूहू हसन, जो भारत आया है उनके राष्ट्रपति तो बिल्कुल याद करने ही करने हैं। तंजानिया कहाँ, अफ्रीका में, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में ही है। तो सिमिया सुलूहू हसन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा की। 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की भारत की यह यात्रा थी, मतलब 8 वर्ष हो गए, भारत की यात्रा अभी तक की नहीं थी तंजानिया के किसी भी राष्ट्रपति ने, ये इन्होंने की। अब क्या की, ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारत और तंजानिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा दोनों पक्षों ने की, और कहा कि राजनीतिक साझेदारी से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विकास साझेदारी, व्यापार, बिजनेस, निवेश, है ना, तो इन सभी में मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी थोड़ा देख लेंगे। तो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन साझा करने, खेल कूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना आदि से जुड़े 6 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 6 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और तंजानिया के बीच। इसके अतिरिक्त पर्यटन, समुद्री व्यापार, सेवाओं व बुनियादी ढांचे, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री खनन व महासागर संरक्षण सहित नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि तंजानिया की ओर से व्यक्त की गई है। मतलब इन सभी में क्या किया गया है कि तंजानिया ने कहा है हम इसमें आपसे व्यापार करने के लिए तैयार है, बिजनेस करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ये 6 हैं आपके। अब उसके बाद है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया जंजीबार, इंपॉर्टेंट है, जंजीबार। जंजीबार कहाँ है, तो जंजीबार आपका अफ्रीका में ही है। अफ्रीका के बिल्कुल, अगर मैं मैपिंग बताऊँ तो बिल्कुल पूर्व में है, और विश्व में लौंग की सबसे अधिक उत्पादकता जंजीबार में होती है, अफ्रीका के जंजीबार में 90% लौंग, विश्व की लौंग जंजीबार को ही कहा जाता है।
जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई है। मतलब अभी आपको पता होगा कि भारत ने आईआईटी मद्रास का एक परिसर खोला था, कहाँ, तंजानिया में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया। 2028-29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के लिए भारत की उम्मीदवारी क्या है, भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई है। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, भारत की ओर से क्या की गई है, सराहना की गई है कि अच्छा काम किया है, ऐसा, ठीक है, इतना याद रखना है। आगे देखें, आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा भी वार्ता के पश्चात जारी साझा बयान में की गई है कि भाई आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं अफ्रीका में वो गलत है, ऐसा। उसके बाद देखो, भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए मेहमान राष्ट्रपति कौन है तंजानिया के, सामिया सुलूहू हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। मतलब 10 अक्टूबर को, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि तंजानिया के राष्ट्रपति को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि किस यूनिवर्सिटी ने दी, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली ही महिला है। सामिया सुलूहू हसन महिला हैं अफ्रीका के, ठीक है ना, महिला राष्ट्रपति महिला हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये पहली महिला है जिनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की उपाधि मिली है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे इंपॉर्टेंट क्या है, आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल। तो भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल, बकलोह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, दर्रों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और दर्रे आपके आते हैं, ठीक है। तो दर्रों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है जाते जाते। तो क्या है, बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल WWT स्थापित की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, भारतीय सेना के जो जनरल हैं वो कौन है, मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल टनल का उद्घाटन किया। यह उन्नत पवन सुरंग, इंपॉर्टेंट क्या है कि यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है। विंड टनल जो है ये पहली सुरंग है। इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में कार्यकारी बदलाव लाना है। वर्टिकल विंड टनल एक फ्री फॉल सिम्युलेटर के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न कॉम्पैक्ट फ्री फॉल हजारों फीट के ऊंचाई से पैराशूट के साथ कूदना स्थितियों का अनुकरण करने के लिए विशिष्ट गति पर हवा का एक स्तंभ बनाता है। यही एक इसकी खासियत है विंड टनल की, ठीक। आगे इंपॉर्टेंट देख लेंगे, विंड टनल याद रख लेना है किसका है, भारतीय सेना का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, उद्घाटन किसने किया, मनोज पांडे ने किया, इतना याद से पूछा जा सकता है उसमें। आगे क्या कह रहा है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स क्या है, एलियमेंटेरियस कमीशन का सदस्य, मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलियमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना है। तो यूएनओ का एक संस्था है, क्या संस्था का नाम है, कोडेक्स एलियमेंटेरियस कमीशन, उसका सदस्य कौन बना, भारत। अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। ये कैसी संस्था है, तो ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारित करती है, ठीक है ना। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया नवंबर 2023 में बना है सदस्य, किसका, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का, है क्या ये, तो ये जो है यूएनओ की एक संस्था है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की कार्यकारी समिति की रोम इटली में 27 से 30 नवंबर 2023 को हुई बैठक में भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। तो भैया भारत को चुन लिया गया है सर्वसम्मति से। इसका सदस्य बनने से भारत को विभिन्न खाद्य उत्पादक श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 189 मतलब 189 सदस्य हैं, 188 देश प्लस यूरोपीय यूनियन सदस्य शामिल है। इसकी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। तो कौन कौन शामिल होता है इसमें, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में। अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर 2023 में ही भारत इसका सदस्य बना है, इस वजह से। आगे देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, आगे इंपॉर्टेंट है आपका शांति निकेतन तथा होयसल
इंपॉर्टेंट क्या, शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया शांति निकेतन और होयसल के मंदिर जो हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो गए हैं। क्या है इंपॉर्टेंट देखें, तो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है ना, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कर्नाटक में होयसल पवित्र मंदिर है होयसल वंश का, जिसमें बेलूर, हेलेबिड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं। इनको क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सितंबर 2023 में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया है। इन दो स्थलों को मिलाकर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 42 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया भारतीय स्थलों की संख्या विश्व धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 42। पहले कितनी थी, 40। दो बढ़ गए शांति निकेतन और होयसल के मंदिर। 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, जबकि 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में है। एक मिश्रित स्थल है। ये आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे नंबर बहुत पूछे जाते हैं। नंबर कितना है, 42। हाल ही में कौन जोड़ा है, तो होयसल के मंदिर और शांति निकेतन। शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल और स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, तो आपसे स्टेटमेंट में पूछता है कि भैया निम्न में से कौन सा कथन सही है कि होयसल शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, पहला। दूसरा, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भारत के अब 41 स्थल हो गए हैं। तीसरा, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, या 1 2 3 चारों, सॉरी 1 2 3 तीनों? तो कौन सा, दूसरा गलत है। 41 नहीं, अब कितने हो गए, 42 हो गए हैं। तो इस टाइप से आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ठीक, हुआ क्या है कि इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल, भाई इससे पूर्व 42 से पूर्व क्या है कि तेलंगाना में क्या है कि वारंगल, भाई तेलंगाना का पुराना नाम ही वारंगल है, काकतीय वंश के रुद्रेश्वर मंदिर, और गुजरात के कच्छ में धौलावीरा, धौलावीरा एक सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का स्थल है और 3 भागों में बटा है। धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा है, आपने पढ़ा होगा। इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर वीरभूम जिले में स्थित है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे होयसल के बारे में देख लें। तो होयसल दक्षिण भारत का, इंपॉर्टेंट, होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं सदी तक कुल 317 वर्ष तक शासन किया। इसकी राजधानी बेलूर थी, बाद में हलेबिड स्थानांतरित कर दी गई थी। होयसल मंदिर की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है। होयसल के बेलूर, हेलेबिड, सोमनाथपुर मंदिर, इनको क्या है, स्मारक से पहले, मतलब स्मारक से पहले से ही है, सर्वेक्षण जो किया गया है वो संरक्षित स्मारक पहले से ही है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो होयसल का मंदिर है ये बहुत ही स्पेशल मंदिर है, इसी वजह से शामिल किया गया यूनेस्को में। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कोई ऐसे वैसे मंदिर को तो किया नहीं जाएगा, स्पेशल जो मंदिर होगा उसी को किया जाएगा यूनेस्को में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि होयसल मंदिर के बारे में, होयसल में आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा इसके मंदिर कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बनावट है, कौशल उस समय के लोगों का कितना बेहतरीन था। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में, क्योंकि करंट पढ़ रहे हैं तो वर्तमान इंपॉर्टेंट है। करंट में क्या होता है, वर्तमान में तो होता है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1199 स्थल शामिल है पूरे विश्व के, ठीक है, जिसमें 933 स्थल सांस्कृतिक स्थल के हैं, 227 प्राकृतिक और 39 जो है मिश्रित स्थल के हैं। कुल 168, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कुल 168 हैं, कुल 168 विभिन्न देशों में फैले इन स्थलों में सर्वाधिक 59 स्थल इटली के हैं। सबसे ज़्यादा यूनेस्को में शामिल कहाँ के स्थल हैं, इटली के हैं। दूसरे नंबर पे चीन है। जर्मनी के 52 है, तो जर्मनी और फ्रांस बराबर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। और 50 स्थल स्पेन के हैं। मतलब भारत के कितने हैं, भारत के 42 है, तो अभी भारत उतने में है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इटली के हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इटली के हैं, ये याद रखना है। और दूसरे नंबर पे चीन है, 57 स्थल है। भारत के कितने हैं, 42 है। कौन शामिल हुआ है भारत में, तो आपका होयसल के जो मंदिर हैं वो शामिल हुए हैं, और शांति निकेतन शामिल हुआ है जो पश्चिम बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। उसके पहले वारंगल तेलंगाना के जो स्पेशल है उनको शामिल किया गया था। तो डेटा आपको करंट का याद रखना है, ठीक है। तो जितना जितना हो सकता है मैं आपको करवा रहा हूँ। आज की क्लास यहीं तक है।
और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आप नोट करते हुए चलेंगे या रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।